लो, लास्ट क्वेश्चन है अपना अमलगमेशन का, प्लीज ध्यान देना बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 अपना हो गया था ना पूरा, हरि और वायु लिमिटेड का। हमने पीसी कैलकुलेट किया था उसके अंदर में, उसके बाद पीसी डिस्चार्ज किया था, उसके बाद में वायु लिमिटेड सेलिंग कंपनी की हमने बुक्स क्लोज की थी, आपको अगर याद आ रहा है तो सिंपल सी अपनी 7 स्टेप फॉलो करके। और उसके बाद में हमने जर्नल एंट्रीज की थी किसके बुक में, परचेसिंग ट्रांसफरी कंपनी के बुक में। और ट्रांसफरी की बुक में हमने ये भी देख लिया था कि अमलगमेशन वाज इन द नेचर ऑफ परचेस। रीजन बीइंग, क्या रीजन था बेटा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस का, उसने काफी सारी एसेट्स का रिवैल्यूएशन किया था। यस और नो? अपनी वो 5 में से कोई एक कंडीशन भी अगर ब्रेक हो जाती है तो क्या रहेगा, अमलगमेशन विल बी इन द नेचर ऑफ परचेस, अदरवाइज अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ध्यान देना बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन करना है। लास्ट वाला क्वेश्चन करने के पहले एक बार समझ लो, फटाफट से सारी चीजें रिवाइज करवा देते हो। बोल बेटा। 10th नंबर के क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखना है एक मोहतरमा को, जस्ट सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 ये ले बेटा। क्वेश्चन नंबर 10, तूने कैपिटल रिजर्व लिखा बेटा रिजर्व सरप्लस के अंदर में? नीचे देख, 11,10,000 पीपीई था तेरा, इंटेंजिबल एसेट 50,000 ट्रांसफरर का था और 50,000 ट्रांसफरी का था, टोटल हो गया 1 लाख। हाँ, ये 292 है ना, कर दो करेक्शन, ठीक है। अब एक बार अच्छे से ध्यान देना बेटा, देखो आप सभी लोगों को लास्ट क्वेश्चन है, एक बार सारी चीजें देख लेना आमने सामने। और अब सुन केतकी, जो भी डाउट है पूरा मुझे आमने सामने पूछ ले, जहां भी जैसे भी लगता है, सारी चीजें एक बार डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली अमलगमेशन ऑफ कंपनी, ये वाला हमारा टॉपिक चल रहा है। देखो, अमलगमेशन यानी आसान भाषा में ट्रांसफर ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन और मोर कंपनी टू सम अदर कंपनी। यस और नो? कोई तो एक या एक से ज्यादा कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है किसी दूसरे कंपनी को, बस इस सिनारियो को बोलेंगे अमलगमेशन। हर बार अमलगमेशन मतलब एक्विजिशन नहीं होता है, कभी कभी दो कंपनी मिलकर के एक नई कंपनी भी पैदा हो जाएगी, मैं और तुम घर हम हो जाते, या फिर कोई एक एग्जिस्टिंग कंपनी किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर कर लेगी, ये भी अमलगमेशन है। बट सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, जो कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है ड्यू टू अमलगमेशन, वो कंपनी बंद हो जानी चाहिए, विल सीज टू एग्जिस्ट। ए ने बी को अपना बिजनेस ट्रांसफर किया और उसके बाद भी अगर ए जिंदा है तो वो अमलगमेशन नहीं है, फिर तो ए ने अपनी कोई एसेट बेची है ऐसा समझो, है ना। ड्यू टू अमलगमेशन जो कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है वो कंपनी विल सीज टू एग्जिस्ट, तो ही अमलगमेशन रहेगा, वरना अमलगमेशन नहीं रहेगा। जैसे हमने देखा था, एस कंपनी अपना बिजनेस ट्रांसफर कर रही है पी को, पी कौन हो गई, ट्रांसफरी, एस कौन हो गया, ट्रांसफरर। ये एस ने अपना बिजनेस ट्रांसफर कर दिया, फ्री में देगी या बदले में पैसे मिलेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिडरेशन। सो कंसिडरेशन पीसी is nothing but a consideration paid or payable by the transferee company to the shareholders of transferor company। तो ये जो सिनारियो है, इस सिनारियो को बोलेंगे अमलगमेशन। अमलगमेशन में मे भी एक्विजिशन भी हो सकता है, मे भी दो कंपनी का मर्जर होकर के एक नई कंपनी पैदा हो रही है, बट दोनों केस में अकाउंटिंग बिल्कुल सेम रहेगी। यस और नो? यहाँ पे एक सेलिंग कंपनी है, एक परचेसिंग कंपनी है। हमने जो एग्जांपल देखे थे उसके अंदर में दो दो सेलिंग कंपनी भी थी, जहाँ पे एक्स और वाई दो मिलकर के एक एक्स वाई कंपनी नई कंपनी बन रही थी। यस और नो? अभी ध्यान से सुनना, इस टॉपिक में आपको क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। या तो पहला क्वेश्चन आपको बोलेंगे क्लोज द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, या फिर पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, या फिर प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, या फिर सिर्फ पीसी निकालने बोल देंगे, या फिर जंबो क्वेश्चन जो सबका कॉम्बिनेशन रहेगा। हमने जंबो क्वेश्चन सॉल्व किया जिसके अंदर में सारी चीजें थी। यस और नो? और अमेलगमेशन के अंदर में सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पीसी निकालना है। अच्छा, अब मुझे एक बात बता दो, पीसी कैसे निकालते हैं? ये 4 कैटेगरी के क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा और कुछ छठा क्वेश्चन नहीं रहेगा। पीसी कैसे निकालना है? पीसी के लिए 3 मेथड है इस ब्रह्मांड में। सबसे पहली लमसम, दूसरी नेट पेमेंट, और अगर ये नहीं है तो नेट असेट।
आपने सीक्वेंस फॉलो करना है। हर बार आपने क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन से पूछना है, हे क्वेश्चन बता क्या लमसम मेथड है क्या? लमसम मेथड का मतलब होता है आपको क्वेश्चन में लमसम अमाउंट दिया रहेगा, खड़े खड़े इसका धंधा 10 करोड़ में खरीद लिया, लमसम। पीसी स्ट्रेट अवे गिवन इन द क्वेश्चन, नो नीड टू कैलकुलेट। अगर लमसम नहीं है तो दूसरा चांस किसको देना है? नेट पेमेंट। डायरेक्टली नेट पेमेंट नहीं पूछना, वरना आपको दुनिया में हर बार पीसी में नेट पेमेंट या नेट एसेट ही लगेगा और गलत हो जाओगे। सबसे पहला चांस किसको देना है? लमसम को। सीक्वेंस फॉलो करना है। अगर लमसम नहीं है तो सेकेंड चांस नेट पेमेंट। नेट पेमेंट मतलब क्या होता है? नेट पेमेंट मीन्स नेट पेमेंट मेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। और यहाँ पे ये पेमेंट किस फॉर्म में किया और कितने का किया, किस फॉर्म में किया और कितने का किया, ये सब कुछ रेडीमेड अगर दिया हुआ है तो ही नेट पेमेंट है। काफी बार ऐसा बोल देते हैं परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को ताजमहल दे रही है। किस फॉर्म में किया ये तो दे दिया, ताजमहल शेयर्स, बरोबर है, बट कितने रुपए का ताजमहल दिया ये नहीं दिया है, तो वो नेट पेमेंट मेथड नहीं रहेगा। सो नेट पेमेंट मेथड में नेट पेमेंट made to the shareholders of the transferor company is given in the question। एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, यस और नो। सो कितने का किया, जैसे कभी कभी बोला रहता है परचेसिंग कंपनी सेलिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को खुद के शेयर्स दे रही है, तो खुद के शेयर्स दे रही है, इससे नेट पेमेंट मेथड नहीं होता है। वो खुद के शेयर्स कितने रुपए के, एक शेयर कितने का है, वो भी दिया रहना चाहिए। सो अगर सारी चीजें दिए तो नेट पेमेंट मेथड, और अगर नेट पेमेंट मेथड नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर जा, तो कौन सी मेथड है फिर? नेट एसेट मेथड। अगर आपने सीक्वेंस फॉलो नहीं किया तो आपको ऐसा लगेगा हर क्वेश्चन देखते लगता है नेट एसेट मेथड है। जैसे बचपन में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देखा था ना, एरर ऑफ प्रिंसिपल, ओमिशन, और नहीं है तो कमीशन, बस वैसे ही यहाँ पे भी है। चलो पीसी निकालना हमने सीख लिया। ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स कैसे क्लोज होती है? ब्रह्मांड की कोई भी कंपनी हो, आप कितने सेकंड में बुक क्लोज करोगे उसकी? हार्डली 4 से 5 मिनट के अंदर में। और स्टेप्स कितनी है? टोटल 7 स्टेप है। ध्यान से सुनना, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स क्लोज करना है, क्लोज द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर। अब इसके लिए या तो जर्नल एंट्री पूछ लेंगे या तो लेजर। जनरली क्या पूछे जाते हैं? लेजर्स। चलो सबसे पहली स्टेप क्या, बता जल्दी जल्दी से। क्लोज द बैलेंस शीट। दूसरी स्टेप पीसी ड्यू करो। तीसरी स्टेप पीसी रिसीव करो। चौथी स्टेप रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ एनी। पांचवी स्टेप फाइनल सेटलमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। छठी स्टेप रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस। और लास्ट स्टेप मां को दे दो, कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का सेटलमेंट। अब फर्स्ट स्टेप इतना आसान नहीं है, फर्स्ट स्टेप के अंदर में बहुत सारी स्टेप्स है। चलो बताओ बैलेंस शीट कैसे क्लोज करते हैं? सबसे पहले एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी विल बी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी विल बी ट्रांसफर्ड टू द रियलाइजेशन अकाउंट। अब मुझे एक बात बताओ, बैलेंस शीट अगर क्लोज करना है, बैलेंस शीट में एसेट दिख रही है 10,000 की, अब इस एसेट को क्लोज करना है तो 10 से ही कम करना होगा, न ज्यादा न कम। फिर भले ही उस एसेट का नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा रहेगा कि एसेट की रिवैल्यू फिगर 15,000 है, देखना नहीं। अमलगमीशन के क्वेश्चन में आपको डेटा अलग अलग टाइप का दिया रहेगा, कुछ डेटा पीसी निकालने के काम करेगा, कुछ डेटा आपको परचेसिंग के बुक में एंट्री के काम करेगा, कुछ डेटा आप लोगों को सेलिंग की बुक्स क्लोज करने के लिए दिया रहेगा। तो आप जब सेलिंग की बुक्स क्लोज कर रहे हो तो सेलिंग की बुक क्लोज करते समय आपको बुक वैल्यू को ही रिवर्स करना है। दैट्स व्हाई assets and liabilities taken over by the transferee company will be transferred to realization account at book value। बुक में अगर प्लांट एंड मशीनरी 10,000 का है, उससे क्लोज करना है तो 10,000 से ही कम करना है, फिर भले उस प्लांट एंड मशीनरी का एडिशनल इंफॉर्मेशन में रिवैल्यू फिगर दिया रहेगा। ये बात समझ में आई? तो चलो देखो फर्स्ट स्टेप, ट्रांसफर एसेट टेकन ओवर बाय ट्रांसफरी कंपनी टू रियलाइजेशन अकाउंट एट बुक वैल्यू। जो जो एसेट वो ट्रांसफर ही लेके चले गई वो सारी एसेट्स ट्रांसफर कर दो। हाँ, अब इसके अंदर में भले ट्रांसफरी कंपनी कभी कभी कैश लेके चली जाती है, बट फिर भी कैश का सेपरेट अकाउंट ओपन कर लो, चलेगा। लास्ट में वो कैश बच गई तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देना। सर कैश क्यों नहीं ट्रांसफर किया? आप कैश ट्रांसफर करोगे तो भी चलेगा रियलाइजेशन में,
नहीं किया तो भी चलेगा। सुनो, कब चल रही है बात? ट्रांसफर ही अगर कैश लेके गई है तो ही वो ही एसेट आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे जो ट्रांसफरी लेके गई। ट्रांसफरी कैश भी लेके चली जाती है तो आप लोग कैश भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कैश का सेपरेट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। लॉजिक, कैश तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है और उसे क्या रियलाइज करूं? रियलाइज करना मतलब इसमें कन्वर्ट करना। कैश तो ऑलरेडी कैश है, उसे और कुछ रियलाइज करने की जरूरत है क्या? नो। तो आपने उसके लिए सेपरेट अकाउंट ओपन किया तो भी चलेगा। वैसे भी रियलाइजेशन का फाइनल बैलेंस कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर में। कैश का सेपरेट अकाउंट ओपन किया, आखिरी में जो भी बचेगा वो भी कहाँ जाएगा? इक्विटी। तो ऐसे खिलाओ ऐसे खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस और नो? तो उसके बाद में हाँ ध्यान से सुनना, ले बेटा, ट्रांसफर all third party liabilities taken over by transferee to realization account at book value। भले उस लाइबिलिटी की रिवैल्यू फिगर दी रहेगी, कौन सी वाली पे ट्रांसफर होगा? बुक वैल्यू पे। उसके बाद ट्रांसफर इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व, सरप्लस, लॉस असेट, फिक्टिशियस असेट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल किसका रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। प्रॉफिट किसका रहता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। तो लॉस भी किसका रहेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। रिजर्व सरप्लस इक्विटी शेयर होल्डर्स का। फिक्टिशियस एसेट इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ये सब किसको ट्रांसफर करना है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो ही है ना मालिक। मुझे मालिक का ही तो सब फाइनलाइज करना है पूरा। उसके बाद में ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल। पेएबल, अगर बैलेंस शीट में प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल है तो ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जाएगा। जबरदस्ती पैदा मत कर देना। सर 10% प्रेफरेंस शेयर दिख रहा था 1 लाख का, तो हमने 1 लाख इंटू 10% प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट कर लिया। अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट में स्पेसिफिकली प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अगर अलग से दिया है तो ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में जाएगा। बरोबर? ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद एसेट्स एंड लाइबिलिटीज नॉट टेकन ओवर। कभी कभी ऐसे भी तो रहेगा ना कि कुछ एसेट लाइबिलिटी नहीं लेके गए, तो उसका क्या करना है? एसेट को बेच दो और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दो। खत्म कर दिया बेटा। एसेट्स हो गई, थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हो गई, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एसेट लाइबिलिटी नॉट टेकन ओवर। खेल खत्म, आपकी बैलेंस शीट क्लोज हो गई। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? सारे आइटम ट्रांसफर हो गए। एक बैलेंस शीट का एक आइटम भी नहीं बचेगा अगर आपने सारी स्टेप्स फॉलो किया तो। बरोबर? फर्स्ट स्टेप खत्म। चलो इतने से काम थोड़ी होगा, सबकी मुझे फटाफट से एंट्रीज भी बता दो। रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू एसेट्स इंडिविजुअल बेसिस पे ट्रांसफर कर दिया, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। उसके बाद लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट। बरोबर है क्या? और उसके बाद पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस, पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस होगा प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये मैंने पहले क्रेडिट वाले आइटम ट्रांसफर कर दिए, सब किस पे? बुक वैल्यू पे। अब डेबिट वाले आइटम, लॉस अगर है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू लॉस टू फिक्टिशियस असेट, ये भी सब किस पे? बुक वैल्यू पे। ए बेटा सुनना, वो राठौड़ सर के यहाँ पे जाओ और भैया रुक मैं जाता हूँ, नहीं तो राठौड़ सर आए कि एक बार चेक करके आ जा। हाँ किसका फोन है? मेरे भाई का। राठौड़ सर के यहाँ पे एक बार जाके आ जा, बोलना हरीश सर आ रहे हैं, बोलना 5 मिनट। ले बेटा। उसके बाद ट्रांसफर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस डिविडेंड किसको ट्रांसफर करना है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्रेडिट क्यों किया?
क्योंकि ये सारा पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना बाकी है। जब भी किसी पार्टी पर्सन को पैसा देना बाकी है तो पार्टी पर्सन हमारा क्या बन गया, क्रेडिटर। देना बाकी है तो उसको क्रेडिट कर दो। उसके बाद लास्ट में एसेट लायबिलिटी, जो हमने बेच दिया नहीं लेके गया, एसेट बेच के पैसे आए क्या, टू एसेट, फायदा हो गया बेच के तो टू रियलाइजेशन, और अगर लॉस हुआ तो बाय रियलाइजेशन, लॉस हुआ तो बाय रियलाइजेशन। लायबिलिटीज पे ऑफ कर दिया तो लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ था इसमें, सिंपल है। ये अगर स्टेप्स में फॉलो कर दूं, बैलेंस शीट क्लोज हो गई कैसे, उसके बाद ये खत्म। 7 में की पहली स्टेप खत्म हुई। अभी दूसरी स्टेप पीसी ड्यू करो। पीसी ड्यू का एंट्री क्या रहेगा, पीसी किससे लेना है, आर ए एंटरप्राइज है ना यहाँ पे, ये लाइन में आगे से 7वां 8वां ऑफिस आगे की लाइन में बोलना सर आ रहे, बस बोलना आपसे मिलने का है। पीसी ड्यू, पीसी किससे लेना है, पीसी लेना है ट्रांसफर से। जब भी किसी पार्टी पर्सन से पैसा लेना है तो उस पार्टी पर्सन को डेबिट कर दो टू रियलाइजेशन। सर रियलाइजेशन क्यों लिखा, अरे भैया वो और क्या लिखता, धंधा पानी तो बंद हो गया, सारी एसेट लायबिलिटी कर दी रियलाइजेशन में ट्रांसफर, और ट्रांसफर से पैसा क्यों लेना है, बिजनेस की वजह से। बिजनेस मतलब क्या है मेरे लिए, एसेट्स लायबिलिटी बैलेंस शीट, और वो सब कहाँ है, रियलाइजेशन में। इसीलिए अगर किसी से कुछ लेना है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने उस पार्टी को डेबिट कर दिया। सो रियलाइजेशन आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। ये कौन सी फिगर है, पीसी ड्यू। फिर पीसी रिसीव, या तो पैसे मिले होंगे या तो शेयर्स मिले होंगे, शेयर्स इन ट्रांसफरी, या तो डिबेंचर्स मिले होंगे, या तो हाथी मिला होगा, घोड़ा मिला होगा, कैश मिली होगी, जो कुछ मिला है उसे ले लो, और टू ट्रांसफरी पीसी रिसीव। फिर उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन एक्सपेंस में हमारे खर्चे, सेलिंग कंपनी का रियलाइजेशन का खर्चा सेलिंग ही दे रही है, कैसे बोलो, क्या एंट्री रहेगा, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक, बरोबर है। सेलिंग हमारा रियलाइजेशन का खर्चा ट्रांसफर ही पे कर रही है, बट बेयर कौन करेंगे, हम। बॉन्ड कौन कर रहे हैं, हम बॉन्ड कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लेकिन पे किसने किया, ट्रांसफर ही ने। वो हमारा खर्चा वो रियम्बर्स कर रही है, बेयर वो कर रही है, फॉर द टाइम बिंग हमने पे कर दिया, बट असली में खर्चा कौन उठाएगा, ऐसा डिसाइड हुआ था। तो फिर ट्रांसफर ही अकाउंट डेबिट, खर्चा ट्रांसफर ही उठाएगी, पेमेंट हमने किया फॉर द टाइम बिंग, वही बेयर कर रही है, वही पे कर रही है, नो एंट्री। हमारा खर्चा वही बेयर कर रही है, वही पे कर रही है, तो मेरे बुक में ना एंट्री आएगी एक्सपेंस की, ना पेमेंट की। उसके बाद फाइनल सेटलमेंट विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अकाउंट जहां पे भी आपने बनाया वहां जाके चेक करो, जो कुछ उसका बैलेंसिंग फिगर आ रहा है पे कर दो। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू, उनको पे करने के लिए क्या रहेगा, पीसी डिस्चार्ज की जो वर्किंग नोट बनाई ना, पीसी कैलकुलेट करना अलग बात और पीसी डिस्चार्ज करना अलग बात। तो पीसी डिस्चार्ज करेंगे हम लोग, बरोबर है क्या। पीसी डिस्चार्ज किसको करना है, कैसे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले, तो उनको शेयर्स इन ट्रांसफर ही दे दिया, कैश दे दिया, बैंक दे दिया, और अगर उनको ज्यादा दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कम दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट। रियलाइजेशन अकाउंट इफ डिफरेंस आए तो रियलाइजेशन में, बरोबर है। हमने किया था ना एक जगह 40,000 ज्यादा दिया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस किसको जाएगा, प्रॉफिट है तो रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, लॉस है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट है मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, इसलिए टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। लॉस है मतलब उनका क्लेम कम हो जाएगा, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। और उसके बाद लास्ट में जो कुछ अकाउंट्स ओपन बचे हैं, कैश, बैंक, शेयर्स इन ट्रांसफर, वो सब उठा के दे दो इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इक्विटी शेयर होल्डर्स का अकाउंट टैली हो जाएगा। कुछ बात समझ में आई। ये 7 स्टेप में ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन लेके आओ, ये 7 स्टेप में टैली होगा। आंख बंद करके बस आपने 7 स्टेप अप्लाई करना है। अच्छा, सेलिंग कंपनी के अमलगमेशन के अंदर में बुक्स क्लोज कर रहे, बोलो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लीकेबल है इसके लिए, कौन सा स्टैंडर्ड अप्लीकेबल है, एक भी नहीं, वेरी गुड। इसके लिए कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, क्योंकि सेलिंग कंपनी की बुक्स क्लोज हो रही है। एस 14 जो अप्लीकेबल है वो ट्रांसफरी के लिए है, ट्रांसफरर के लिए नहीं है, बरोबर है, क्योंकि ये तो मर रही है, मरने वाले के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
ये कंपनी बंद होने के बाद कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाली है? कोई नहीं। तो इसके लिए AS14 है क्या? नो। तो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछे AS14 सेलिंग के लिए है क्या, तो बोलना नो, AS14 इज फॉर ट्रांसफरी कंपनी एंड नॉट फॉर सेलिंग कंपनी। क्लियर? आ जाओ। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये हो गया। और उसके बाद परचेसिंग के बुक में आपको एंट्री पास करना पड़ेगा। बोलो कौन कौन सी एंट्री रहेगी? अब यहाँ पे हमें नेचर भी डिसाइड करना है अमलगमेशन का, और आप लोगों को मेथड भी डिसाइड करनी है अमलगमेशन की। नेचर या तो मर्जर या तो परचेस। बोलो कैसे डिसाइड करेंगे? 5 कंडीशन। कौन सी 5 कंडीशन है? बरोबर। 90% सही है ना? 2 असेट लायबिलिटी की कंडीशन थी, 2 शेयर होल्डर्स की थी और एक बिजनेस की थी। देखो ना, ऐसे याद करो, देखो आ जाएगी। 2 असेट लायबिलिटी की कंडीशन थी, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी will be transferred by the transferor company to the transferee company because of this amalgamation at book value। तो ये 2 कंडीशन हो गई, सारी एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर होगी और एसेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो गई 2 कंडीशन खत्म। बाद में शेयर होल्डर्स की 2 थी, एटलीस्ट 90% ऑफ द शेयर होल्डर्स विल बिकम द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी बिकॉज ऑफ दिस अमलगमेशन, एक्सेप्ट इस 90% के कैलकुलेशन में शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय ट्रांसफरिंग कंपनी विल नॉट बी कंसीडर्ड। और उसके बाद पीसी जो भी देंगे इनको, वो देंगे इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी। और लास्ट, बिजनेस ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी विल बी कंटिन्यूड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी, है ना? ऐसा उसका इंटेंशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन। सो 2 एक एसेट लायबिलिटी, 2 शेयर होल्डर्स और एक बिजनेस। बोल बेटा। नहीं नहीं नहीं, तुम समझे नहीं। जैसे ये सेलिंग कंपनी है, मैं परचेसिंग कंपनी हूँ, तो सेलिंग कंपनी इसका बिजनेस ट्रांसफर करने के बाद ये कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन इसका बिजनेस में आगे कंटिन्यू करेगा, ऐसा मेरा इंटेंशन होना चाहिए। क्योंकि करूंगा नहीं करूंगा वो तो बात की बात है, बट हमें डिसाइड करना है एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन। तो ऐसा मेरा इंटेंशन होना चाहिए, इसका जो धंधा है वो धंधा मैं आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। भले ये कंपनी बंद हो जाएगी एज अ लीगल एंटिटी, बट इसका बिजनेस आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। हाँ, बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए तो ही मर्जर है। मैंने आपको बताया था ना, मर्जर इज लाइक शादी, जेन्युइन शादी, है ना? मैंने मेरे शादी के पहले जो मेरी जो बीवी थी, फियांसी, वो डॉक्टर थी फॉर एग्जांपल। मैंने उसको बोला तू आजा, शादी के बाद भी तेरा क्लिनिक चालू रखेंगे। शादी के बाद ऐसा उसको बोल दिया, शादी के बाद उसका मैंने बोला क्लिनिक विनिक सब बंद, तू अब हाउसवाइफ बन के रहे। चलेगा क्या? नो, आपने तो बोला था आप वो पहले का बिजनेस आगे मुझे कंटिन्यू करने दोगे। भले ही नाम तुम्हारा हो जाएगा, भले ही उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, नाम वाम पहले का, नया नाम आ जाएगा, बट बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए। यस और नो? ऐसा इंटेंशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन। अगर ये पांचों के पांचों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो ही मैं बोलूंगा अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। एक भी कंडीशन को ब्रेक होगी तो अमलगमेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। बट हाँ, यहाँ पे कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स हम लोग दे रहे, बट फॉर फ्रैक्शंस कैश अलाउड है, क्योंकि फ्रैक्शनल शेयर्स दे सकते हैं क्या? मान लो कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ शेयर 750.2 शेयर्स, 0.2 शेयर्स दे सकते हैं क्या? नो। तो 0.2 के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से कैश देंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं। ये बात समझ में आई सभी को? तो यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया। उसके बाद अब एंट्रीज बताओ। चलो सबसे पहले एंट्री, अब ये AS14 यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, मर्जर है तो अलग और परचेस है तो अलग। बोलो बेटा, मर्जर है तो सबसे पहली वाली एंट्री कौन रही? पहली एंट्री तो कॉमन है दोनों में, बिजनेस परचेस कर लिया, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी। दूसरा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बोलो बेटा, एसेट्स और लायबिलिटी में सेलिंग कंपनी के ले रहा हूँ, मर्जर है, मर्जर। सारी एसेट्स तेरी, सारी एसेट्स मेरी, तेरी सारी लायबिलिटीज मेरी। रुको, अब अगली बात जल्दी हाइड डाइजेस्ट नहीं होगी। तेरे रिजर्व सरप्लस भी मेरे, तेरे लॉस भी मेरे, तेरा प्रॉफिट भी मेरा। मतलब मर्जर में सिर्फ शेयर कैपिटल अगर छोड़ दिया तो उसकी पूरी बैलेंस शीट ले लो। इसको बोलते हैं जेन्युइन मर्जर। यस और नो? और वो पूरी बैलेंस शीट कौन से वैल्यू पे लिया? बुक वैल्यू पे। सो असेट्स ले लिया, लायबिलिटीज ले लिया, रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉस ले लिया, और जो भी डिफरेंस आएगा मर्जर में सेकेंड एंट्री में, डेबिट साइड में आए तो रिजर्व में डेबिट करेंगे, क्रेडिट साइड में आए तो भी रिजर्व में क्रेडिट करेंगे। और ये रिजर्व क्रेडिट डेबिट पहले किसका किसका रिजर्व के अगेंस्ट सेट अप होगा? पहले सेलिंग कंपनी के रिजर्व के अगेंस्ट में, बरोबर है? बट वही परचेस होता, डेबिट में डिफरेंस आता तो गुडविल में डालते, क्रेडिट में आता तो कैपिटल रिजर्व में डालते। लॉजिक भी इसका बहुत सिंपल है, और ये डिफरेंस हम तो एंट्री पास करने के पहले ही निकाल लेंगे, एंट्री पास करने की भी जरूरत नहीं है। मर्जर के केस में
ये सेकेंड नंबर के एंट्री का ट्रांसफरी के बुक में सेकेंड एंट्री का जो डिफरेंस है कैसे निकालेंगे बताओ। अगर मर्जर है तो पीसी और पेड अप शेयर कैपिटल का जो डिफरेंस रहेगा, बस पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, हाँ ये डिफरेंस रहेगा। और परचेस के केस में ये डिफरेंस कैसे निकालेंगे, पीसी और नेट असेट टेकन ओवर, इसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस आएगा सेकेंड एंट्री का। तो आपका सम सही है, वरना गलत हो गया, समझ जाओ। पहले समझ में आ जाएगा क्या, हार्डली 10 सेकंड लगते हैं पेपर में सॉल्व करते करते, कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, 10 सेकंड में चेक करना हो जाएगा। डन, क्लियर है। उसके बाद थर्ड एंट्री में क्या है बेटा, पीसी हम लोग क्या करते हैं, पीसी डिस्चार्ज कर दो। पीसी डिस्चार्ज कैसे करेंगे बेटा, लिक्विडेटर ऑफ सेलिंग कंपनी अकाउंट विल बी डेबिटेड टू कैश, टू बैंक, टू शेयर्स, टू डिबेंचर्स इन ट्रांसफर, शेयर्स इन ट्रांसफर। हाँ, शेयर्स इशू किया तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, डिबेंचर इशू किया तो टू डिबेंचर प्रेफरेंस। अब हम इशूइंग कंपनी है ना, अब मैं प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही हूँ, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बट मर्जर में सिर्फ शेयर्स ही इशू करेंगे, कैश बैंक नहीं आएगा। फ्रैक्शन के लिए रहा तो कैश बैंक आ सकता है। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस का अगर हम बेयर कर रहे हैं तो परचेस में रियलाइजेशन का खर्चा मैं बेयर कर रहा हूं, परचेस में ट्रांसफर ही बेयर कर रही है, तो एंट्री क्या रहेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश। और मर्जर में रियलाइजेशन का खर्चा मैं बेयर कर रहा हूं, तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर, ये था पूरा अमलगमेशन का टॉपिक। कुछ था, दे दिया ना हमने, पीसी डिस्चार्ज कर लिया ना। अच्छा, एक और एंट्री कभी कभी क्या रहता है, ट्रांसफरी के बुक में ऐसा लिखा रहता है, ट्रांसफरी ने क्या किया, सेलिंग कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को ले लिया। सेकेंड एंट्री में ले लो, सेकेंड एंट्री में एसेट ले लो, लायबिलिटी ले लो। और उसके बाद क्वेश्चन में बोला रहता है, ट्रांसफरी कंपनी इज गोइंग टू डिस्चार्ज द डिबेंचर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी एट 10% प्रीमियम। उसके बाद अगले एंट्री में सेपरेटली चौथे पांचवें एंट्री में दे दो। पहले डिबेंचर लो, बच्चे क्या करते, लेते समय ही सेट ऑफ करने की कोशिश करते, पहले ले लो और उसके बाद में लेने के बाद फिर सेट ऑफ करो। और ट्रांसफरर के 12% डिबेंचर को ये खुद के 9% डिबेंचर दे रही है, तो 12% डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर। क्लियर, पक्की बात। ये था आपका अमलगमेशन टॉपिक। इसमें किसी भी बच्चे को कोई भी प्रकार का डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। तो ऐसे ऑफेंड मत कर मेरे को गिल्ट फील हो रहा है साले। अरे मेरे को क्यों, अरे उस समय मैं नहीं था, मतलब मैंने तो लेता नहीं था क्या, इनकी जीत थी उस समय। अब वो आईसीआई के अपने कितने पंगे चले यार, मैं फाइनली आईसीआई, मैंने अभी उनको ये दिखा, देख तेरे को मैंने मेल दिखा था अभी लेक्चर होने के बाद। अरे मेरे हाथ में नहीं। अच्छा तुम बताओ, मैंने इंटर का तुम्हारा पहला बैच है ना, मैंने इसके पहले तुम्हारे पहले बैच लिया कोई, और वो भी मैंने इनका भी कैंसिल किया था। मेरे को तू नहीं, दो चार बच्चों ने और बोला, मैंने इनका भी, तुम्हारा भी तो अपना कैंसिल ही हो गया था। फिर बाद में फिर ऐसा था, ये बच्चे क्या बोले कि सर तुम जिस टाइम पे लेंगे, जैसा लेंगे हम कर लेंगे, तो उस कारण से। अरे तुम्हारा बाकी टाइमिंग क्लैश होता है, इनकी बाकी सब जगह लाइव स्ट्रीमिंग है, तेरे फेस टू फेस थे। इसका अभी भी अपन है ना, जिंदा ही है ना, डाउट सब लेके आ जाना, डाउट सॉल्व कर लेंगे। नहीं नहीं नहीं, इनको भी मना किया था मैंने, दोनों को मना किया। चल ये ठीक है अपना अमलगमेशन का। अब अपना लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब तू, तेरे को जो थर्ड नंबर के क्वेश्चन में डाउट था वो क्लियर हो गया क्या, पक्का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन बहुत प्यारा है, देखो ये वाला, कौन सा, जिसमें एक पीसी निकालने के लिए बोला है ना, वो अपना ये था ना एक, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये घर पे एक बार वापस देखना रे मुन्ना। ये देख ये वाला, ये भी नहीं, हाँ नील गगन 4 नंबर का, नील और गगन का जो क्वेश्चन है ना, ये इसमें सिर्फ पीसी था, 2 पेज तक सिर्फ पीसी था, 2 पेज का पूरा आंसर, राइट। ये क्वेश्चन गलती से भी मिस मत करना, ध्यान रखो, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है, नील गगन, और तुम्हारे बुक में भी है। भारत का हर टीचर ये क्वेश्चन लेता ही है, उसके बगैर ये खत्म नहीं होता है। और आपने जिनसे पढ़ा वो बहुत अच्छे टीचर है, मेरे बड़े भाई है, वो अच्छे ही पढ़ाए हैं,
डन, आ जाओ। ले रे मुन्ना, लास्ट वाला क्वेश्चन फटाफट से ट्राई करो तो। लास्ट क्वेश्चन है ना अपने, दैट्स इट, देन गेम ओवर। लो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2001। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या दे दिया बेटा, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, एसेट साइड में नॉन करंट और करंट एसेट। नोट्स टू द अकाउंट्स में शेयर कैपिटल दे दिया है, रिजर्व सरप्लस दिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तीन नोट है। तीन नोट है क्या, यस, 1 2 3। आ जाओ, बी हैड अक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए। अच्छा, आप समझ में आया, ये अमलगमेशन का क्वेश्चन है। अब तक तो बस पढ़े जा रहा था आप लोगों की तरह। बी ने ए को ले लिया, ए कौन है, ट्रांसफरर, बी कौन है, ट्रांसफरी, बराबर। आगे, फॉलोइंग स्कीम ऑफ मर्जर वाज अप्रूव्ड, ओके, बैंक अग्रीड टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 60,000 ऑफ बी। धन्यवाद बोलो बैंकर को, बैंक ने अपनी लाइबिलिटी वेव्ड ऑफ कर दी। कितनी बेटा, 60,000 की। ठीक है, बैंक विल रिड्यूस इट्स शेयर टू ₹10 per share and then consolidate 10 such share into one share of ₹100 each। पहले क्या किया, स्टॉक स्प्लिट है और उसके बाद में स्टॉक का कंसोलिडेशन है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में आएगा, उसका एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया समझ। अगला टॉपिक है हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसके अंदर में स्टॉक स्प्लिट और स्टॉक मर्जर दोनों भी है। आ जाओ, शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 शेयर ऑफ बी इन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर हेल्ड इन ए। ध्यान से सुनना बेटा, सामने वाली कंपनी कितना शेयर दे रही है, 1। चल बता रहे बेटा, केतु रेशो बता, सामने वाली कंपनी शेयर कितना इशू कर रही है, इशूइंग 1 शेयर फॉर फॉर फॉर, हाँ बोल बेटा, फॉर एवरी शेयर, फॉर एवरी 1 शेयर। तो बता रेशो क्या हो गया, 1:1। याद है रेशो कैसे निकालते हैं, रेशो में 2 टाइप हो सकती है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू बेस रहेगा और एक नंबर ऑफ शेयर्स बेस रहेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू में इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरर अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ट्रांसफरी, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय द ट्रांसफरी फॉर नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरर। ट्रेड पेएबल ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 100,000 पेएबल टू ए। इंटर कंपनी ओइंग कैंसिल करेंगे, ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। Pass the necessary entry in the books of B and prepare the balance sheet after merger। सबसे पहले आप पीसी निकालने की कोशिश करो, इसके अंदर में आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूं।